फिल्म की शुरुआत में हमें इराक के बगदाद शहर में स्थित एक चाइनीज ऑयल रिफाइनरी कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ भाड़े के सैनिकों द्वारा उस रिफाइनरी को बंद करवाने के लिए लगातार उसके कर्मचारियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे थे। तो वहां पर फंसे लोगों और उनके परिवारों को सही सलामत निकालकर ग्रीन जोन तक सेफ ले जाने के लिए फ्रैंक और उसकी टीम को उस रिफाइनरी में भेजा जाता है। फ्रैंक किसी समय आर्मी के एक स्पेशल सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अभी वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। अब वहां पहुंचकर फ्रैंक को ऑयल रिफाइनरी की डायरेक्टर प्रोफेसर चैंग मिलती है, जो फ्रैंक को बताती है कि यहाँ पर परिवार समेत लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारी है और हमें इन्हें जल्द से जल्द एक सेफ जोन में ले जाना होगा। ये सुनकर फ्रैंक उनकी तसल्ली के लिए उनसे कहता है, आप फिक्र मत करो, हम सब आप लोगों को यहाँ से निकालकर ग्रीन जोन ले जाएंगे, जहाँ हमारे हेलीकॉप्टर खड़े रहेंगे। उसके बाद फ्रैंक अपनी टीम के साथ मिलकर मिशन की प्लानिंग शुरू कर देता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इन कर्मचारियों को सही सलामत ले जाने के लिए यहाँ के सबसे सेफ रोड कौन सी होगी। लेकिन इस रेगिस्तान के लगभग सभी जगहों पर हमले होने की वजह से कई सारे रोड बंद पड़ चुके थे, इसलिए वो आखिरकार ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें हाईवे ऑफ डेथ नामक एक रोड से जाना होगा। हाईवे ऑफ डेथ एक ऐसी रोड है जहां खतरे की संभावना सबसे ज्यादा होता है। हमले के समय दुश्मन सेना हमेशा इस रोड को बंद रखती है और इस रोड के आसपास कई जगह पर लैंड माइन बिछाया गया है, इसलिए बिना सावधानी के कोई भी इस रोड में मारा जा सकता है। लेकिन फ्रैंक फिर भी इसी रोड से जाने का निर्णय ले लेता है और सभी को तैयार होने के लिए कहता है। वहीं पास ही के एक गांव में क्रिस का भाई हेनरी उसे पिछले किए गए किसी काम के बदले उसके हिस्से के पैसे देने आता है। तो क्रिस को पैसों को गिनता देखकर हेनरी क्रिस से कहता है, तुम्हें इन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। तो क्रिस उसे कहता है, तुम मेरे भाई जरूर हो, लेकिन साथ ही तुम एक चोर भी हो, इसीलिए इन्हें गिनना जरूरी है। उसके बाद हेनरी क्रिस से एक और काम साथ करने की बात कहता है, जिसमें उसको 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। असल में वो यूनिकॉर्प की डायरेक्टर चेंग के बेटे का किडनैप करना चाहता था, क्योंकि उसने हेनरी के दुश्मनों को हथियार सप्लाई किया था, जिस वजह से उसके 5 आदमी मारे गए थे और वो रिफाइनरी के लोगों को रेस्क्यू किए जाने से पहले ये काम करना चाहता था। लेकिन क्रिस उसका साथ देने से मना कर देता है और वापस गांव आ जाता है, जहां पर गांव के पानी का पंप खराब हो जाने की वजह से एवन नाम का एक आदमी उसे ठीक करने आता है। वो पाइपलाइन को चेक करके बताता है कि पंप खराब नहीं है, बल्कि यूनिकॉर्प वालों ने पानी की सप्लाई ही बंद कर दी है। फिर वो क्रिस को सुझाव देता है, क्यों ना हमको यूनिकॉर्प वालों को पैसे के बदले हमें पानी देने की बात करें। लेकिन क्रिस को उसकी बात सही नहीं लगती। फिर भी वो उससे पूछता है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो एवन कहता है, लगभग 80 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि यहाँ तेल से भी कोई चीज अगर महंगी है तो वो है पानी। फिर क्रिस उससे जल्द कुछ करने को कहकर वहाँ से चला आता है। अब वो रात को अपने भाई हेनरी की बात पर विचार करता है। वहीं अब अगली सुबह प्रोफेसर चेंग और उसका बेटा रिफाइनरी की सारी इंफॉर्मेशन और कोड्स को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद प्रोफेसर पेन ड्राइव और अपना बैग नैन्सी को सौंप देती है। लेकिन उसके बाद बसों का ग्रुप निकलने से पहले एक आदमी चुपचाप आकर बस पर एक क्रॉस का निशान लगाकर वहां से चला जाता है। वहीं नैन्सी को मजबूरी में फ्रैंक के साथ बस में बैठना पड़ता है, जो वो नहीं चाहती थी। असल में नैन्सी फ्रैंक की ही इकलौती बेटी होती है, लेकिन वो अपने पिता से हद से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उस समय उसकी माँ की डेथ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी। लेकिन फ्रैंक उस समय एक मिशन पर होने की वजह से अपने परिवार के साथ मौजूद नहीं रह पाता। लेकिन तभी बसों का ग्रुप हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाता है और वो देखते हैं उस रास्ते को पार करने की कोशिश में काफी सारी गाड़ियां बर्बाद होकर यहाँ पर भरा पड़ा है और ये भयानक नजारा काफी दूर तक फैला हुआ है। बस नंबर 1 को फ्रैंक ड्राइव कर रहा था। तभी वो देखता है कि सामने रास्ते पर 2 कार से उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तभी फ्रैंक तुरंत अपने साथियों को अलर्ट करता है और तभी रास्ते पर बिछी हुई माइंस फट जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उनसे कहता है, घबराओ मत, ये सिर्फ एक ट्रैप है और आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ ही दूर आगे जाने पर मौसम के साफ रहने के बावजूद भी उनके सामने होता है एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म। लेकिन फ्रैंक बिना रुके अपनी टीम को उसे पार करने को कहता है। लेकिन तूफान के अंदर पहुंचने के बाद फ्रैंक देखता है उनके कम्युनिकेशन सिस्टम भी अब काम नहीं कर रहे, तो उसको महसूस होता है कि इस तूफान में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी तूफान का फायदा उठाकर हेनरी और क्रिस अपने भाड़े के गुंडों के साथ 2 बसों को हाईजैक कर लेते हैं। दरअसल गांव में पानी लाने के लिए क्रिस को पैसे चाहिए थे, इसलिए क्रिस अपने भाई हेनरी का साथ देने के लिए राजी हो गया था।
फिर तूफान से बाहर आकर फ्रैंक को पता चलता है कि तूफान के दौरान किसी ने उनकी 2 बसों को अगवा कर लिया है, जिसमें प्रोफेसर चेंग और उनका बेटा भी था। तभी फ्रैंक को टीम के एक मेंबर बताती है कि उसने एक बस को दूसरी दिशा की तरफ जाते हुए देखा था, जिसके बाद वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को रिब्यूट करते हैं और फ्रैंक बसों की तलाश करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अपने लिए और एक दूसरा हेलीकॉप्टर अपनी टीम के लिए बुलवाता है। फ्रैंक अपने साथ अपनी बेटी नैन्सी को भी ले जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे इस जगह के बारे में काफी पता था। तभी उनको पहाड़ी के पीछे एक ट्रक दिखाई देता है, जिस पर एक इंजन लगा हुआ था और इसी से रेतीला तूफान क्रिएट किया गया था। अब इस बात की खबर फ्रैंक अपनी टीम को देकर बस को ढूंढने आगे निकल जाता है। आगे जाकर फ्रैंक को एक बस मिल जाती है और उस पर सवार उसकी साथी उसे बताती है कि हम पर अमेरिकियों ने पूरे प्लान के साथ अटैक किया था। उसकी बात सुनकर फ्रैंक दूसरी बस को ढूंढने निकल जाता है। साथ ही वो अपने कमांडर ली से 10 किलोमीटर का रेडियस स्कैन करके तेजी से जाती हुई किसी भी गाड़ी की जानकारी देने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी सभी हॉस्टेजेस को बस से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाकर क्रिस के साथ ले जाने लगता है। हालांकि हेनरी का ये काम क्रिस को कुछ सही नहीं लग रहा था, क्योंकि हेनरी ने जिसको भी उठाया था वो ऐसे नहीं लग रहे थे जिन्होंने उनके आदमियों को मारा था। तभी ली को क्रिस और हेनरी की गाड़ी मिल जाती है और वो उसकी खबर फ्रैंक को दे देता है। तभी फ्रैंक बाकी सभी बसों को सेफ जोन ले जाने का ऑर्डर देकर खुद ली के पास जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को उसकी तरफ घुमा लेता है। इधर ली हेनरी और क्रिस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग ली के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद हेनरी क्रिस के साथ सभी होस्टेजेस को लेकर ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते ही क्रिस हेनरी पर भड़क पड़ता है और उससे इस खतरनाक काम को देने वाले का नाम पूछता है। तभी उसके सामने एवन आता है और वो कहता है ये पूरा प्लान मेरा ही था, जिसको देखकर क्रिस हैरान हो जाता है। तो वो क्रिस को बताता है पिछले 16 सालों में यूनिकॉर्प वालों ने हमें कुछ भी नहीं दिया, बस वो खुद अमीर होते गए, लेकिन अब ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करके हम उसको चलाएंगे और सारे पैसे भी हमारे होंगे। अब यहाँ प्रोफेसर चेंग को पता चल जाता है कि रिफाइनरी पर लगातार एवन ही हमले करवा रहा था। फिर एवन फ्रैंक को उससे दूर रखने के लिए क्रिस से एक डील करता है, लेकिन एवन की असलियत जानकर क्रिस उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तो एवन हेनरी को उसके भाई को रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता और उससे इस काम के पैसे उसको रेडियो टावर में पहुंचाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस को ना रोक पाने की वजह से एवन गुस्से में आकर हेनरी को गोली मार देता है और उसकी सभी टीम मेंबर्स को भी मार देता है। इसके बाद एवन अपने आदमियों से कहता है कि इन सभी लाशों को रेडियो टावर में ले जाकर छोड़ दो, जिससे सबको लगे क्रिस के भाई को हमने नहीं बल्कि चाइनीज लोगों ने मारा है। वहीं हम देखते हैं कि क्रिस गांव वापस आ गया है। इतने में फ्रैंक क्रिस का पीछा करते हुए उसके गांव आ जाता है और क्रिस से उसके लोगों के बारे में पूछता है। तभी क्रिस बताता है कि यहाँ सिर्फ मेरे गांव के लोग हैं और तुम्हारे अगवा हुए लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और फिर अपनी गाड़ी लेकर रेडियो टावर की तरफ निकल जाता है। लेकिन फ्रैंक अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसको लगता है कि अब वो जहाँ जा रहा है शायद वहीं पर उसके लोग